घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे सीएए, उससे जुड़े विवाद की। और क्या इसमें खास बात है उसको लेकर के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कब एजेंडा सामने आया? बीजेपी के मैनिफेस्टो 2019 में था ये, इसे पास कर दिया गया। और उसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार एक उचित अवसर का इंतजार कर रही थी। वह अवसर 11 मार्च 2024 को चुना, यानी कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। हालांकि यूं देखें तो इस पे कहीं कोई ज़्यादा बवाल मुझे दिखाई नहीं दिया, केवल सियासी उबाल जरूर इस पे आ रहा है, बाकी कहीं से ऐसी कोई बात नहीं आई। अगर छुटपुट जगह को छोड़े, असम, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे कुछ जगह पे और कुछ अन्य जगह पे, त्रिपुरा है, वहाँ कुछ जगह इस तरह की कुछ कमेंट्स आए हैं। अदरवाइज पूरे देश भर में अलर्ट रहा, लेकिन कहीं कोई बात नहीं। खैर, लेकिन इसके अपने सियासी मायने हैं, क्या हैं। बीजेपी का कहना था कि कमिटमेंट था तो हमें पूरा करना था, वक्त था, लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसे हमने लागू किया मानवता के नाते। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइनॉरिटीज़, वहाँ रहने वाले हिंदू, बौद्धिस्ट, ईसाई, सिख, जैनीज़, ये वो लोग जो धार्मिक आधार से सताए हुए हैं, उन्हें शिफ्ट किया। वो अगर भारत में शरण लिए हुए हैं तो उन लोगों को यहाँ नागरिकता दी जा सकेगी, बशर्ते है कि 31 दिसंबर 2014 तक वो भारत में रह रहे हों। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में सुमित श्रीमाल जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हैं, हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह जी हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। भरत, इसमें सियासी अड़चन क्या है? कांग्रेस ने भी निशाना साधा, दूसरी पार्टियों ने भी निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि मानवता के नाते बहुत विलंब हो चुका था, इसे लागू करना बहुत जरूरी था। योगेंद्र जी, देखिए, इसमें दो बात है। पहली चीज ये कि 2019 में जो बिल लोकसभा के अंदर पास हो चुका था, उससे लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले लागू करके एक तरह से पोलराइजेशन का काम किया गया। अब देखिए, कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली एसबीआई के, उसको हेडलाइन को मिटाने के लिए कल इसको लगाकर इन्होंने ये काम किया। दूसरी बात आती है अब सीएए के ऊपर जो आपत्ति है विपक्षी पार्टियों को। देखिए, हमारा जो देश भारत है वो सेक्युलर देश है और इस देश के अंदर संविधान चलता है। संविधान के अंतर्गत धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा भावनात्मक रूप से लोगों के साथ खेलने के लिए 3 देश, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से जो 6 धर्म के लोग हैं, जिसमें हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई है, उन लोगों को अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले यहाँ भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि देखिए, जब संविधान की अनुसूची 14 की बात की जाएगी तो ये उस अनुसूची 14 का उल्लंघन है, क्योंकि अनुसूची 14 ये कहती है कि इस देश के अंदर रीजनेबल वर्गीकरण होना चाहिए। अगर आप किसी बिल को लेकर आते हैं और उसमें वर्गीकरण करते हैं, वो वर्गीकरण तार्किक होना चाहिए। आज इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या पहले से मौजूद है और हमारे पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिस आधार पर आप ये कह गए कि ये प्रताड़ित होकर आए, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश आर्थिक रूप से बहुत ही विफल है और वहां के लोग आकर जब यहां पर आएंगे तो यहां की आर्थिक स्थिति का क्या परिणाम होगा। इसके साथ ही साथ आप देखिए, असम के अंदर जो असम समझौता 1971 में हुआ था, उसके अंतर्गत 1971 से पहले आए हुए लोगों को ही यहाँ की नागरिकता प्रदान की जा सकती थी, लेकिन अब असम के अंदर 1971 को छोड़कर 2014 तक आए हुए लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। वहां के जो संसाधन है, उन संसाधनों का वर्गीकरण हो जाएगा, वो संसाधन बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए, भूटान, नेपाल, जो इनर लाइन के जो राज्य हैं, उनको आपने छोड़ दिया। तो अगर प्रताड़ना के आधार पर लेना था तो आप सभी धर्मों को साथ में लेते, आपने सिर्फ इन 6 धर्मों को क्यों लिया? और पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। भावनात्मक रूप से अगर हम काम करेंगे तो देखिए, इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या के साथ भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज आप देखिए हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार बैठा है, आर्थिक असमानता फैली हुई है, आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा होने पर भी अगर हम जो अतिरिक्त लोगों का भार
एक नागरिकता प्रदान कर कर इस देश में ले लेंगे तो बाकी के 140 करोड़ लोगों का जो जीवन यापन है वो जीवन यापन निर्भर नहीं हो पाएगा। और इसमें बहुत सी कमियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में 60 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी है जो अनुसूची 14 का उल्लंघन करने की बात करती है। चलिए, मैं श्रीमाल जी आपके पास में आना चाहूँगा। सुमित, अभी सुना आपने भरत मेघवाल जी को, इनका साफ कहना है कि जो हमारे यहाँ संसाधन है उनका विभाजन हो जाएगा, लोगों के सामने बड़ी चुनौतियाँ होंगी। तो क्या लगता है आपको, और इसका सियासी मायने बताए जा रहे हैं कि बीजेपी इसका एक इम्पैक्ट वोट को साधने के लिए किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं का ये आरोप है। जी, जैसा इन्होंने बताया कि बिल्कुल भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अनुसूची 14 का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं हो रहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश में 2014 से सत्ता में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है कि आप देखिए कि देश की प्रगति और विकास किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा ये बोल रहे हैं कि सीएए, जो हमारा इनको पूर्व की जानकारी पूरी नहीं होगी कि 1950 में जो नेहरू लियाकत अली एक पैक्ट के नाम से जो एक समझौता हुआ था, उसके तहत ये बात हुई थी कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक और भारत के अल्पसंख्यक इनको समान अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उसके चलते लेकिन लगातार जो कांग्रेस सत्ता में थी 1980-85 जब वहां तक, तो आप देखिए लगातार उस स्थिति में ये रहा कि उन्होंने बिल्कुल भी विशेष ध्यान नहीं दिया कांग्रेसियों ने इस कारण। लेकिन और इसके बीच में आपने देखा होगा विरोधाभास 1966 में आप बिल्कुल विरोध भी हुआ था और हमारे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग मंत्री रहे थे, उन्होंने इस पे इस्तीफा भी दिया था सरकार से नेहरू जी के टाइम पे। तो मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य जो है कि जनता के हित के लिए, और साथ में चाहे से अब जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, वो सभी हिंदू, चाहे वो अपना जैन धर्म हो, बौद्ध हो, फारसी हो, इन सभी लोगों को शरण देना जरूरी है, क्योंकि जब वो हमारे देश में आ गए हैं तो उनको समान अधिकार के तहत जो बात 1950 में हुई थी उसके तहत उन सभी लोगों को हमारे को समान अधिकार देना जरूरी था। और वास्तव में उन्होंने वही किया, जैसा हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। साथ में मोदी जी ने ये गारंटी भी दी थी, तो आज ये फिर दोबारा सिद्ध हो गई कि मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी का निश्चित रूप से होना। आप देखिए कि आज इसके बाद भारत की जनता में कितना उल्लास है, और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आप देखिए कि जनता में कितना हर्षोल्लास है और वो होली मना रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसको हर चीज के दृष्टिकोण को राजनीतिक मायने से नहीं देखना चाहिए, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आप देखिए इन्होंने ये कार्य किया। वापस आ रहा हूं आपका, हर सहयोगी सुदर्शन हमारे साथ में है। सुदर्शन, क्या लगता है आपको कि सीएए कि राजनीतिक मायने हैं कि आवश्यकता थी या फिर विलंब हो चुका जो कहा जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी सर, एक लाइन यहाँ पर पड़ी थी जब से ये अधिसूचना जारी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हमने चर्चा की कि ये बिल तो पहले ही पास हो गया था कि अगर भारत इन शरणार्थियों को नहीं बसाएगा, हिंदू शरणार्थियों को, तो आखिर कौन सा देश जो है वो इसको बसाएगा। और न सिर्फ भारत बल्कि अगर हम कहें पाकिस्तान के अलावा भी ऐसे कई देश हैं योगेंद्र जी सर, इन देशों के अलावा भी जिनकी नागरिकता हिंदुओं को दी जा रही है, जहाँ पर भी वो वहाँ के जो सताए हिंदू शरणार्थी हैं उन्होंने उन देशों में शरण ली है और कई बदतर स्थितियों में वो जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि भारत की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट में जैसे कहा जा रहा है कि बजाय राजनीतिक फ़ायदे के उनको नुकसान हो सकता है, वहाँ पर शुरुआत से ही इसका वहाँ पर विरोध किया जा रहा था। वहाँ के अलग समीकरण है, भले ही वहाँ पर हिंदू हो लेकिन वहाँ की अलग वेशभूषा और जनजातीय जिस तरह से मामला है। तो यहाँ भारत में भी योगेंद्र जी सर अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि जो इस तरह के स्टेट है, जैसे राजस्थान स्टेट है जो कि पहले से ही यहाँ पर हिंदू बाहुल्य स्टेट है, ऐसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बसाया उनको जा रहा है। लेकिन हमने जैसा पहले देखा था कि मुंबई में नॉर्थ इंडियंस को लेके और साउथ इंडियंस को लेके वहाँ पर विरोध देखने को मिला था, तो वैसा विरोध हो सकता है कि यहाँ पर भी देखने को मिले, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर पहले से ही विरोध है और ऐसे ही जो स्टेट्स हैं जहाँ हिंदू आबादी पहले से ज़्यादा है वहाँ पर इनको बसाया जाएगा, वहाँ पर लागू किया जाएगा। और तब तक ये विरोध नहीं है जब तक कि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती। हो सकता है कि बाद में उनका विरोध यहाँ पर भी देखने को मिले। बिल्कुल, जो भविष्य की चिंता को लेकर के जो अभी आप बता रहे हैं, और ये खैर लेकिन अभी प्रारंभिक स्तर पे तो हम देखें तो ये माना जाता है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि कोई भी देश से अपना, यानी कि कोई भी अपना घर बेवजह नहीं छोड़ना चाहेगा, और तब अगर कोई घर छोड़ करके आता है तो उन्हें कहाँ शरण दी जाएगी।
उसी को लेकर के, और ये एक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना होगा कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है ये उसको देखते हुए पाकिस्तान में हिंदू हैं उनके साथ क्या स्थिति है, सिख हैं, दूसरी जात धर्म हैं उनके लोग, बांग्लादेश फिलहाल वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष छवि, क्योंकि ये तीनों ही मुस्लिम कंट्री, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन तीनों देशों में से हैं, और बांग्लादेश ने अपनी जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष बात कही है कि वहाँ पे तमाम जो धर्मों के लोग हैं वो रह सकते हैं। तो यहाँ एक बात आती है कि अगर कहीं पे कोई प्रताड़ित होता है खासकर धर्म के आधार पर, तो वाकई उसके साथ में क्या हो। तो भरत, एक बीजेपी का दावा है कि इसमें किया क्या जाना चाहिए अगर कोई धर्म के आधार पर प्रताड़ित होता है किसी देश में। अभी तो 3 देशों की बात कही है क्योंकि हमारे नेबर कंट्री हैं ये, तो वहाँ से आने वाले लोग अगर आते हैं तो फिर उन्हें क्या नी दी जानी चाहिए, या कुछ सोचना चाहिए था, या कुछ उसमें बदलाव की गुंजाइश थी, क्या किया क्या जाना चाहिए था? देखिए योगेंद्र जी, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले करें। जो ऑक्सीजन मास्क लगाना होता है उसमें कहा जाता है कि पहले अपने खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाएं। हम ये बात कहते हैं, चलिए पाकिस्तान को लेकर अभी जिस तरीके से श्रीमाल जी ने कहा, श्रीमाल जी ने शायद सारी बातें पढ़ी नहीं है। जब हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय ये बना, और 1955 के अंदर जो ये CAA बना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उस समय ये लागू हुआ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान के साथ कौन सा विभाजन हुआ था, या आज श्रीलंका के अंदर जो तमिल हिंदू है, वो आप भी जानते हैं राजीव गांधी जी के समय से पहले से जिस तरीके से जो घटनाक्रम चला, आज भी तमिल हिंदू वहां पर किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो जब अगर धर्म के आधार पर ही लोगों को लेना था तो सिर्फ और सिर्फ इन 3 देशों को ही क्यों लिया गया, और प्रताड़ना के आधार पर लेना था तो फिर 6 धर्मों को ही क्यों लिया गया, संपूर्ण मानव जाति को लेना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से धार्मिक भावना को खेलने का काम ये कर रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज कोई हिंदू भाई वो इन जो इनर लाइन स्टेट के अंदर आकर अगर अप्रवासी आकर रह जाता है तो क्या होगा, क्या उसको फिर आप नहीं देंगे नागरिकता? वो पुराने वाले केस के अंदर जाएगा योगेंद्र जी। और जितने ये छह धर्म जो अगर इसमें आते हैं 5 साल के अंदर इनको नागरिकता मिल जाएगी, और इनके ऊपर जितने भी जो केस चल रहे हैं, चाहे वो बिना अवैध पासपोर्ट के आए गए हो या किसी इमिग्रेशन की जो भी इनके पास चीजें नहीं थी उसके विदाउट भी आए हो, तो भी इनके जो केस है स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। और वही हिंदू के साथ आप दुर्भावना का व्यवहार कैसे कर रहे हैं? आज अगर एक हिंदू इन 3 देशों से आता है तब तो उसको 5 साल के अंदर आप नागरिकता दे देंगे, और वही हिंदू अगर श्रीलंका से आता है तो उसको यहाँ 11 साल लगेंगे उस नागरिकता को लेने के लिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन लेने के लिए। इस भारत देश के अंदर व्यक्ति सिंगल व्यक्ति है, वो धर्म के आधार पर नहीं है, उसके लिए सभी कानून समान होने चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अनुसूची 14 जो है उस 14 का उल्लंघन हो रहा है। उसके अंदर जो वर्गीकरण किया जा रहा है वो वर्गीकरण का आधार गलत है। उस वर्गीकरण का जो आधार आपने किया है वो आपकी संकीर्ण मानसिकता बता रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जो 60 से ज्यादा याचिका दायर है, मैं बिल्कुल विश्वास है कि किसी ना किसी तरह से इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। एक व्यक्ति के लिए अलग कानून और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग कानून बनाने की बात कर रही है। एक देश एक कानून की बात ही भारतीय जनता पार्टी ही करती है ना, तो फिर क्यों अलग अलग कानून बनाया जा रहा है, क्यों सिर्फ 3 देशों को लिया जा रहा है? इसका जवाब ये अभी भी नहीं दे पाएंगे। आप अगर इनसे पूछिए कि क्या आधार रहा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को लेने का, क्या भूटान के अंदर जहां बौद्ध धर्म है वहां पर ईसाई लोग प्रताड़ित नहीं है? क्या नेपाल के अंदर प्रताड़ित नहीं है? क्या म्यांमार के अंदर प्रताड़ित नहीं है? अफगानिस्तान से तो 4 गुना ज्यादा उनकी सीमाएं हमारे भारत देश से लगती है। असम के अंदर जो आदिवासी है वो आदिवासी परेशान है, किस तरीके से उनके संसाधनों पर है जो वहां पर लोग लग जाएंगे। और अभी जिस तरीके से इन्होंने अशोक जी ने कहा कि हमने देखा है मुंबई के अंदर यूपी के लोगों को घुसने नहीं दिया गया था, तो इस देश के अंदर बाकी लोगों का भार लेकर आप क्या बताना चाहते हैं? इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था को वैसे चौपट में लाकर आपने छोड़ दिया है। आप 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन आप वहां पे प्रति व्यक्ति आय की बात करिए, प्रति व्यक्ति आय महंगाई के दर से बढ़ नहीं पाई है। आज भी देश का 1% जो व्यक्ति है वो देश की 40% से ज्यादा संपत्तियों पर अपना अधिकार कर बैठा हुआ है, उसके ऊपर और आप बोझ लेकर आ गए। अगर CAA के अंदर आपको लाना था तो सभी लोगों को लेकर आते, सभी धर्मों को लेकर आते। नागरिकता अलग से देने की बात कहां पर आई? बाकी भी तो देश देते हैं ना नागरिकता, लेकिन पर्टिकुलर किसी धर्म के आधार पर आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा पाकिस्तान के अंदर चाहे वो प्रताड़ित हो ना हो, लेकिन वहां की करेंसी कितनी गिरी हुई है, वहां की अर्थव्यवस्था कितनी गिरी हुई है, वो लोग यहां पर आकर बसने लग गए हैं। लेकिन चलिए अभी तो कानून बन गया, कानून बन गया तो देश में उसका कानूनों में अमेंडमेंट होते हैं, कानून में अमेंडमेंट जरूर होते हैं समय समय पर जब सरकार। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ इस पे करेगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने से माननीय सुप्रीम कोर्ट का रवैया है सरकार के प्रति, आपने देखा, चाहे वो सरकार के प्रति या न्याय के प्रति। चंडीगढ़ मेयर सरकार की जो तानाशाही आप देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरीके से काम किया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का
देने के बावजूद देखिए एसबीआई ने किस तरीके से मना करा और कल किस तरह से फटकार लगाई कि मैं आपके खिलाफ हल्फनामा दीजिए। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट को विश्वास तक नहीं था कि एसबीआई के एमडी और चेयरमैन, जो देश के सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, उनको कहा आप हल्फनामा दीजिए कि अगर आप कल तक नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में भी किसी ना किसी तरह का ऐसा निर्णय जरूर लेगा। जी चलिए श्रीमान साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जी माइनॉरिटीज में हिंदू म्यांमार में भी हैं, भूटान में भी हैं, नेपाल में भी। नेपाल में तो कर चलिए हिंदू राष्ट्र है वो है जी। लेकिन जो बात की जा रही है श्रीलंका की कि वहाँ, क्योंकि इनकी तो सीमाएं भी काफ़ी हैं, तो वहाँ के लोगों को क्यों नहीं, अगर वो शरण लेकर के आते हैं तो? जी, आप लगातार जैसे देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान से आए हुए, जो सिंध से आए हुए थे लोग थे, और असम में जैसा कि ये बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेसी हमारे प्रवक्ता जी को कि हर चीज़ को राजनीतिक चश्मा लगा करके नहीं देखिए। ये बोल रहे हैं कि 2 कानून होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से एक अभी आदेश आएगा। आप बताइए, जब धारा 370 हटी तो इनको तो उसमें विरोध हो रहा था। चले वो तो बात नहीं, मैंने जो पूछा उसके ऊपर जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको कि बिल्कुल ये कानून CAA बिल्कुल देश के हित के लिए है। वो तो है बिल्कुल। इनका जो आरोप है कि और भी तो देश हैं, हमारे नेबर कंट्री जो है जी, वहां से भी लोग आए हुए हैं, तो उनकी नागरिकता 11 साल में और अब नागरिकता 5 साल में, तो उनके हितों पे कुठाराघात क्यों? इनका ये सवाल है। कुठाराघात इसलिए, बिल्कुल कुठाराघात नहीं है ये। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि 2014 से पहले बसे हुए सभी लोग, क्योंकि वहां से 3 राष्ट्रों के, 3 राष्ट्रीय, वही बोल रहा हूं मैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है ना, और बिल्कुल बांग्लादेश। तो यहां से आए हुए लोग, क्योंकि यहां से संख्या बिल्कुल आ रही थी। इनका ये कहना है कि श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, वहां से सताए हुए लोग अगर कोई आ रहे हैं तो उन पे रहम क्यों नहीं? वहां से मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं ना कि बार बार की वहां से संख्या ज्यादा आई हुई है लोगों की, अपने चाहे से वो बांग्लादेश से हो, वो पाकिस्तान से हो, और अपना अफगानिस्तान से हो। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि वहां से जो संख्या ज्यादा आई है तो निश्चित रूप से उनके लिए कानून बनाना जरूरी था, और CAA इसी के लिए है। और आप देखिए ना, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा कहना चाह रहा हूं योगेंद्र जी कि कांग्रेस एक राजनीतिक चश्मा लगा के देखती है शुरू से ही। आप देखिए, जब धारा 370 हटी तब भी इन्होंने तो विरोध किया था। अभी ये कह रहे थे कि सभी के लिए कानून होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय हमारे अमित शाह जी ने कहा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिए थी वो उसमें असफल रहा। इसके चलते हुए CAA की हमारे को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। इसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही वादा कर दिया था कि देश में इस कानून को लाया जाएगा, और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। तभी कहते हैं कि मोदी जी गारंटी का मतलब गारंटी का पूरा होना। चलिए, ये तो बात सही है, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रहा था उसका उत्तर नहीं दे पाए आप। आपका ये कहना है कि वहां से कम लोग आ रहे हैं, तो कम लोगों को तो सिटीजनशिप देने में ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, उनको तो और जल्दी देनी चाहिए कि तो चले कम ही लोग हैं। ज्यादा लोगों में तो बड़ी हो रही है कि जैसे आरोप लग रहे हैं, कई जगह लोग कहते हैं कि साहब हमारे संसाधनों पर दूसरे लोगों का भी कब्जा होगा। खैर चलिए, अब सरकार ने कुछ सोच समझ के कानून बनाया होगा, लेकिन इनका सवाल जो था वो नेबर कंट्रीज के लिए और के लिए भी था, इन 3 को छोड़ करके कि उनके उसमें शिथिलता क्यों नहीं? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि वहां से संख्या ज्यादा है, और सरकार ने बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल सोच करके, समझ करके, और सभी सलाहकारों से बिल्कुल सलाह लेकर के उसके बाद इस कानून को लाए हैं। निश्चित रूप से देश के हित में होगा। और जैसा कि भारत के माइनॉरिटी कुछ, जैसे कि आज हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि इस यहाँ के किसी भी जो अगर मुस्लिम जो समुदाय अगर ऐसा विचार करता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की किसी की कोई नागरिकता को इसमें कोई खतरा नहीं है। आप नागरिकता तो बहुत दूर की बात, कोई किसी को हाथ भी नहीं लगा सकता, जैसा आज हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा। चलिए सुदर्शन, आपके पास में आना चाहूंगा। तो लगता है कि देखिए, कानून लागू होने के बाद में ये सियासी जो भी चीज़ें चलती रहेंगी, अगर किसी को आपत्ति है तो अदालत की शरण में जा सकता। ऑलरेडी याचिकाएं लगी हुई हैं, तो फिलहाल तो यही कहना होगा कि कानून बन गया और लागू हो गया देश में, और अब जब भी इसका कभी भी कोई समीक्षा होगी, क्या होगी, तब तक तो कानून का दायरा रहेगा और कानून के तहत ही काम करना होगा। जी बिल्कुल योगेंद्र जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जब कानून बन गया है तो कानून के तहत ही दायरा करना होगा। और जो एक सवाल आप बार बार पूछ रहे थे, उसका शायद कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से CAA का विरोध भारत पे भी है, ज़रूरी नहीं है कि CAA को सभी सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे भी हिंदू रहते हैं, वो भी सब हिंदू है। इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पर तमिलियंस की बात करी, श्रीलंका की बात करी, लेकिन वहाँ पर भी हिंदूज हैं। ये जो इनके आपस में हिंदू में, वहाँ बांग्लादेशी आके जब बसे तो उनका खान पान और जो वहाँ की जो लोकल जनजाति थी वो आपस में मैच नहीं कर पाए।
इसीलिए शायद ये वजह एक इसमें हो सकती है कि उन देशों को नहीं दी गई हो। और ये बात भी योगेंद्र जी सर लगातार उठ रही है कि इन देशों के जो सताए हुए लोग हैं, इन 3-4 देशों की जो हम बात कर रहे हैं, वो अन्य देशों में भी जाके बस चुके हैं और उनको भी जो नागरिकता है उसकी बात वहाँ पर, और जो ये बार बार उठकर आ रही थी कि पॉलिटिकल माइलेज इसमें बिल्कुल क्योंकि चुनाव का समय है, और जिस तरीके से ओवैसी ने भी कहा है कि असम में जो विरोध हो रहा है कि वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के दोनों के नाम काट दिए गए, लेकिन मुसलमानों को तो वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन हिंदुओं को तो वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमानों को वहाँ पर नागरिकता नहीं मिलेगी। खैर वो एनआरसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी लगता है वक्त है, कुछ लोगों को ये भी आपत्ति है और एक इस तरह का अंदेशा है कि सीए की आड़ में एनआरसी को भी लागू किया जा सकता है और उसके अंदर किसी की सिटीजनशिप पे खतरा हो सकता है। हालांकि सीएए के जरिए किसी की भी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, इसमें नागरिकता दी जाएगी, आपकी नागरिकता ली नहीं जाएगी, ये सरकार का दावा है। और जो जारी किया गया अध्यादेश उसमें भी यही है, लेकिन जो डर है लोगों को वो एनआरसी का है, लेकिन वो दूर की बात है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कोई डर होना नहीं चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।